लिन हाई सिटी जाने की जगह इक्लिप्स मून के म्यूटेंट्स हेवनली सी सिटी में अपीयर हो गए, बिल्कुल जैंगी और बाकी सबके सामने। ये सीन देख के पूरी ब्लिजर्ड सिटी हिल गई। कॉम्बैट कमांड सेंटर के अंदर जूजंग और बाकी जो अभी भी पुरानी सोच रखते थे और सोच रहे थे कि सब कुछ कंट्रोल में है, थोड़ा कंफ्यूज्ड हो गए। ऐसा कैसे हो गया? जूजंग सीधा अपने चेयर से उठ खड़ा हुआ। उसका सीरियस एक्सप्रेशन सब पर था। हमारा एक्शन प्लान बिल्कुल सीक्रेट था। हमने अपनी ट्रूप्स को स्प्लिट करने का प्लान बाहर किसी को नहीं बताया था, पर ये लोग कैसे जान गए कि जैंगी और तेंगु स्क्वाड हेवनली सी सिटी में है? ये मिशन तो टॉप सीक्रेट था और सिर्फ कमांड सेंटर के ऑफिसर्स को ही पता था। अब ये लगता है कि कोई मोल होगा जिसने ये इन्फॉर्मेशन लीक की। लैन शिंगचैंग की नज़र तुरंत इंटेलिजेंस टीम पर गई जो तेंगु स्क्वाड से कम्युनिकेट करती थी। उसका चेहरा बिल्कुल ठंडा था और वो तेज कदम से उनकी तरफ बढ़ रही थी। वो लिन कायदी के सामने गई जो इंचार्ज थी। ये क्या हो रहा है? इंटेलिजेंस लीक क्यों हुआ? लिन कायदी एक 30s की औरत थी जो अपने बाल नीट बन में टाई किए हुए थी और बहुत डिग्निफाइड और एलिगेंट लग रही थी। लैंग शिंगचैंग के सवाल का जवाब देने के बजाय उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, पर जैसे ही वो मुस्कुराई उसका चेहरा पीला पड़ गया और मुंह से खून की एक लकीर निकलकर गिरने लगी। वो तुरंत गिर गई और सबने हैरानी से आवाज सुनी। लैन शिंगचैंग ने धीरे से मुंह खोला और जूजंग से कहा। वो पहले ही अपने मुंह में साइनाइड कैप्सूल रख चुकी थी और अब उसने सुसाइड कर लिया, पनिशमेंट के डर की वजह से। अब सब कुछ क्लियर हो गया था। ये सच था कि कोई इन्फॉर्मेंट था जिसने इक्लिप्स मून को ये इन्फॉर्मेशन लीक की थी, लेकिन जूजंग को समझ नहीं आ रहा था कि कोई अपना जान तक क्यों दे दे अगर वो एक्चुअली धोखा दे रहा था। इस सब का मकसद क्या था? लेकिन अभी के लिए जूजंग के पास टाइम नहीं था उन सब चीज़ों के पीछे जाने का, क्योंकि इस वक्त जैंगी एक बहुत बड़ी क्राइसिस का सामना कर रहा था। इक्लिप्स मून और स्काई ड्रैगन पायरेट्स ने मिलकर एक बड़ी चाल चल दी थी जो उनके आसपास ट्रैप लगा रहे थे। क्या सामसारा स्क्वाड वहां जाके उनकी मदद कर सकता है? लैन शिंगचैंग ने जवाब दिया, वो लिन हाई सिटी में है तो उन्हें वहां पहुंचने में कम से कम घंटा भर लगेगा। तू युनले का बैटल ऑलरेडी शुरू हो चुका है तो वहां भी कोई मदद नहीं कर सकते। जूजंग ने अपने दांत ग्रिट किए और जैंगी से कहा, जैंगी टाइम खरीदने की कोशिश करो, मैं तुरंत सामसारा स्क्वाड को भेज दूंगा तुम्हारी मदद के लिए। जैंगी की आंखें ठंडी हो गई। उसने समझ लिया था कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि उसने कुछ लोगों की चाल को इतना खतरनाक बना दिया था कि वो उसे मारना चाहते थे, लेकिन उसको मारना उतना आसान नहीं था। जैंगी अब किसी पर भरोसा नहीं कर सकता था, जूजंग पर भी नहीं, तो उसने डायरेक्ट हेडक्वार्टर से कॉल कट कर दिया। ये अचानक एक्शन देख के जूजंग थोड़ा हैरान रह गया, लेकिन उसके पास वक्त नहीं था गुस्सा होने का। ब्लिजर्ड सिटी में जो कुछ हो रहा था उसने समझा था कि वो सॉलिड है, पर इक्लिप्स मून का स्पाई अब सामने आ गया था। ये उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी था कमांडर के रूप में। अगर जैंगी ने उसे सस्पेक्ट किया तो वो बिल्कुल सही है ऐसा डाउट करना। जैंगी ने कॉल कट करने के बाद तुरंत सबको बता दिया, इक्लिप्स मून का अंडरकवर एजेंट हेडक्वार्टर्स में है। अब से सब कुछ मेरे कमांड में होगा। हेडक्वार्टर से अब कोई कांटेक्ट नहीं होगा। जो सिचुएशन थी वो बिल्कुल क्लियर थी। एक ट्रैप था जिसमें जैंगी और बाकी लोग फंसाए जा रहे थे। अभी के लिए उन्हें अपने आप पर ही भरोसा करना होगा। गाओ चेंगकोंग अब भी जैंगी से कह रहा था, हम तुरंत वहां पहुंच रहे हैं तो तुम्हें थोड़ी देर और अपने आप को संभालना होगा, ध्यान रखना। जैंगी ने कुछ नहीं कहा और गाओ चेंगकोंग की कम्युनिकेशन भी कट कर दी। उसको अब ये समझना था कि कौन इंसान है और कौन घोस्ट, पर पहले ये फाइट जीतनी थी। फीनिक्स रेन एक छोटी सी हिल पर खड़ा था और अपने लिए एक सिगरेट जलाने लगा। चलो शुरू करते हैं, उसने कहा। इक्लिप्स मून और स्काई ड्रैगन पायरेट्स का मिलना ये एक ऐसी शक्ति थी जो इन्वेस्टिगेशन स्क्वाड को आसानी से मिटा सकती थी, और भी ये कि तेंगु स्क्वाड को सबसे कम कॉम्बैट पावर वाला इन्वेस्टिगेशन टीम माना जा रहा था। कैप्टन जैंगी को ऑफिशियली 8200 पॉइंट्स का एबिलिटी इंडेक्स रेटिंग दिया गया था। टीम को भी टेम्पररी तौर पर बनाया गया था। ब्लिजर्ड सिटी में
जू जंग ने लैंग शिंगचैंग से कहा कि वो ये इन्वेस्टिगेशन करे कि सिटी में अभी भी कोई मोल तो नहीं है। दूसरी तरफ उसने सामसारा स्क्वाड को तेज से हेवनली सी सिटी भेजने का ऑर्डर दिया ताकि वो मदद कर सके। लेकिन अब वो क्या कर सकते थे? कुछ भी नहीं। मिसाइल्स या रिपर ऑफ लव को इनडिस्क्रिमिनेटली यूज करना इम्पॉसिबल था क्योंकि चैंगी और बाकी लोग भी वहां थे। बस वो चुपचाप देख सकते थे, उम्मीद करते हुए कि चैंगी जब तक सामसारा स्क्वाड वहां ना पहुंचे तब तक अपनी तरफ से उन्हें होल्ड कर सकेगा। बैटलफील्ड पर इक्लिप्स मून और स्काई ड्रैगन पायरेट्स की अटैक्स ऑलरेडी शुरू हो चुकी थी। पहला अटैक करने वाला था चश्मिश। उसने अपने पॉकेट से 10 तालिस्मान्स निकाले और उन्हें हवा में बिखेरे। फिर अपने दाहिने हाथ से एक सील फीकी। मैं देवताओं को हुक्म देता हूँ, सभी तत्वघटास, सभी धर्मकया, सभी मेरे ऑर्डर्स मानो। वो 10 सफेद तालिस्मान्स हवा में सफेद धुआं बनाने के बाद 10 काले हाउंड्स में बदल गए। ये एक ऐसा शिकिगामी था जो जैंगी ने कभी नहीं देखा था। ये इतने काले थे जैसे काला इंक और भयंकर और भटकती हुई फील दे रही थी। वो 10 डेमोनिक हाउंड्स गरजते हुए जैंगी की तरफ दौड़े। जैंगी को ये पता नहीं था कि उनकी एबिलिटीज क्या है, लेकिन जब तक डायमेंशनल गेट खुलता उनका हर अटैक कुछ ही पलों में नादान हो जाता। और वैसे भी वो 10 काले डेमोनिक डॉग्स जैंगी ने अपने डायमेंशनल स्पेस में एब्जॉर्ब कर लिए। लेकिन इसी वक्त जैंगी ने देखा कि चश्मिश के मुंह के कोने में एक मुस्कान थी। इंटर डायमेंशनल स्पेस ये सब कुछ एब्जॉर्ब कर सकता है, लेकिन इसके अंदर जो कैपेसिटी है उसकी एक लिमिट होगी। अगर उसमें ज्यादा एनर्जी डाली जाए तो वो तोड़ सकता है। चश्मिश ने अपने दाहिने हाथ के मध्य और इंडेक्स फिंगर को एक साथ मिलाया और अपने मुंह के पास रखकर गहरी आवाज में कहा, डिस्ट्रॉय। जैंगी ने महसूस किया कि उसके इंटर डायमेंशनल स्पेस के अंदर वो 10 डेमोनिक हाउंड्स डॉग अचानक जोर से फट गए, जैसे उन्होंने कुछ महसूस किया हो। ये सेल्फ एक्सप्लोडिंग डीमन डॉग्स थे, एक खास डेटी जो चश्मिश ने जैंगी के डायमेंशनल स्पेस एबिलिटी को निपटाने के लिए भेजी थी। डायमेंशनल स्पेस में एक्सप्लोजन को महसूस करके जैंगी थोड़ा सा हिल गया। ये इसीलिए क्योंकि जो एनर्जी उस एक्सप्लोजन में थी वो काफ़ी खतरनाक थी। साथ ही उसके जहन में एक बात क्लियर हो गई थी, उसकी सारी इंफॉर्मेशन इक्लिप्स मून के लोगों को मोल नहीं दे रही थी। ये एक राउंड अप था जो स्पेसिफिकली उसे टारगेट कर रहा था। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे पहले तैंग शेंगतोंग के लिए ट्रैप बिछाया गया था। किसी ने पहले ही तैंग शेंगतोंग को रिवरसाउथ डोमेन से हटाना चाहा था और अब कोई उसे भी हटाना चाहता है रिवरसाउथ डोमेन से। जैंगी की आंखें इतनी ठंडी थी जैसे दुनिया की सबसे पुरानी बर्फ, आर्टिक आइस प्लेन्स की 10,000 साल पुरानी बर्फ। बिट्रेड होना उसे गुस्सा दिलाता था, लेकिन साथ ही उसका दिमाग क्लियर था। उसने अपने जज्बात को अपने डिसीजंस में इंटरफेरेंस नहीं करने दिए। शायद इसीलिए क्योंकि एंड टाइम्स में उसने इंसानियत की इतनी डिस्टॉर्शन देखी थी कि वो बिट्रेयल को थोड़ा आदत बना चुका था। अच्छा है, मैंने काफ़ी गहरा हिट लिया, जैंगी ने अपने मन में सोचा। मुझे लगता है कि मेरे अपोनेंट ने मेरी स्ट्रेंथ को गलत समझा और जो उन्होंने अटैक प्रिपेयर किया था वो काफ़ी नहीं था। ये मेरा होम ग्राउंड है। आज मैं देखना चाहता हूँ कि कौन शिकारी है और कौन शिकार। जैंगी ने एक नई कम्युनिकेशन चैनल खोला जब उसने धीरे से कहा, स्काई ड्रैगन पायरेट्स और इक्लिप्स मून के लोग अपना प्लान बना रहे हैं और वो तेंगु स्क्वाड को घेरने वाले हैं जो अपने प्रिजन से भाग नहीं पा रहे थे। लेकिन इसी वक्त एक भयंकर धमाका हुआ जहां वो खड़े थे। धरती के नीचे से शॉक वेव्स इतनी तेज थी कि वो आसमान की तरफ उछल गई और कई पायरेट्स के शरीर हवा में उड़ गए। उनके पैरों के नीचे जमीन के अंदर हजारों मीटर गहरा एक ह्यूज शेल्टर था जो 10,000 स्क्वायर मीटर्स और 3 फ्लोर्स का था। जहां वो थे वो जगह एमराल्ड वाटर साइड बेस हार्बर के नाम से जानी जाती थी। ये एक मिलिट्री बेस के जैसा था जो दुनिया के खत्म होने के बाद बना था। चंजुगान ने वहां आसपास काफी ट्रैप्स और एक्सप्लोजिव छुपा रखे थे। ये जैंगी के छुपाए हुए ट्रिक्स में से एक था। ये हेवनली सी सिटी है। मैं जैंगी तुम्हें याद दिलाता हूँ कि ये मेरा होम टर्फ है। जैंगी ने ठंडा जवाब दिया।
स्काई ड्रैगन पायरेट्स और इक्लिप्स मून के लोग बिल्कुल हैरान हो गए, लेकिन उससे पहले कि वो अपनी पोजीशन स्टेबलाइज कर पाते, एक बड़ा स्नो स्टॉर्म आसमान में गिर गया और हवा इतनी तेज थी कि वो लोगों की आंखों में भटकने लग गई। फीनिक्स रन ने अपनी आंखों को नैरो करके कहा, कुछ तो गलत हो रहा है। और स्काई ड्रैगन पायरेट्स के बीच एक म्यूटेंट था जो स्काउटिंग का काम कर रहा था। उसने इन विजन्स का ओरिजिन महसूस किया और कैन्यूट को अलार्म देते हुए कहा, बहुत सारे दुश्मन अचानक नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट से आ रहे हैं। कैन्यूट ने गहरी आवाज में कहा, यहाँ अचानक दुश्मन कैसे आ सकते हैं? हेवनली सी सिटी तो खाली था। जब वो हेवनली सी सिटी आए थे तब उन्होंने हर जगह नेटिव लोगों को ढूंढा ताकि उनसे सप्लाईज चुरा सके, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं पाया, ना कोई जीवित इंसान था। अब ये बड़ी फौज कहाँ से आई? जो लोग आ रहे थे वो कोई और नहीं बल्कि रीइंफोर्समेंट्स थे, रेडिएंट प्रोस्पेरिटी बेस और एमराल्ड वाटरसाइड बेस से। इसके अलावा अंकल यू और फैटी शू भी उनके साथ थे। शुरू से ही जैंगी को लगता था कि ये बड़ी लड़ाई मुश्किल होगी, इसीलिए उसने मेजर बेसिस के लोगों को पहले ही इंस्ट्रक्शन दे रखा था, जैसे ही ये बैटल शुरू होती ये लोग वहां आसपास स्टैंड बाय करेंगे और जैंगी के ऑर्डर्स का इंतजार करेंगे, क्योंकि आखिरकार बॉस को सामने जाके लड़ना पड़ता है और छोटे लोग घर पर बैठकर कुछ नहीं कर सकते, ऐसा तो नहीं था। जैंगी ने जिया होंगलियान और बाकी लोगों को ऑर्डर दिया कि वो यहाँ के आसपास की लाइन ऑफ साइट को इंटरफेयर करे ताकि थोड़ी केओस क्रिएट हो सके, लेकिन उन्हें बैटलफील्ड के पास ना जाने को कहा। जैंगी अभी भी उनकी ताकत को लेकर थोड़ा अनश्योर था। जिया होंगलियान ने अपने साथ कई वॉरियर्स को एक हाई पॉइंट पे भेजा। फैटी शू और चंजुगान मिलके स्टॉर्म और आइस का यूज कर रहे थे ताकि केओस क्रिएट हो सके और जैंगी को ट्रैप से निकालने के लिए एक चांस मिले। दूसरी तरफ अंकल यू चुपचाप अपने GPW2 जनरेशन एंटी मटीरियल स्नाइपर राइफल को लेकर एक हाई पॉइंट पे छुपकर पायरेट क्राउड पे स्नाइपर शॉट्स मारने लगा। फैटी शू ने थोड़ा चिंतित होकर कहा, बॉस ने कहा था कि हमें पास नहीं जाना है, सिर्फ इतनी डिस्टर्बेंस से काम चलेगा? लगता तो नहीं कि वो लोग ज्यादा हैं, और जो हैं उनमें से कम लोगों के पास एक्चुअल कॉम्बैट पावर है। म्यूटेंट्स तो बस 10 से भी कम है। थोड़ा ब्लफिंग चलेगा, पर असली फाइट के लिए ये काफी नहीं है। जैसा कि सोचा गया था, एमराल्ड वाटरसाइड बेस हार्बर में जो एक्सप्लोजन हुआ उसने स्काई ड्रैगन पायरेट्स और इक्लिप्स मून को बस कुछ देर के लिए परेशान किया। जैसे ही उन्होंने अपने होश में आकर सोचा, उन्हें समझ में आ गया कि जो दुश्मन अचानक से आए थे वो ब्लिजर्ड सिटी के रीइंफोर्समेंट्स नहीं बल्कि हेवनली सी सिटी के असली लोग थे। इससे उनका दिल थोड़ा सेटल हो गया। कैन्यूट ने अपने चेहरे पे एक मुस्कुराहट लाते हुए कहा, बस कुछ बेकार मछलियां हैं, कोई बड़ा हल्ला नहीं कर सकते। कैन्यूट ने तुरंत अपनी टीम को भेजा। जिया होंगलियान और बाकी हेवनली सी सिटी के नेटिव लोगों को हैंडल करने के लिए वो खुद अपने म्यूटेंट्स के साथ इक्लिप्स मून के ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके जैंगी और बाकी लोगों को प्रिजन केज के अंदर मारने का प्लान बना रहा था। लेकिन ब्लिजर्ड सिटी के कवर में कोई नहीं दिख पा रहा था कि जैंगी क्या कर रहा था। उसने गहरी सांस ली और अपने दिल में जाने लगा कि अब जिंदगी के लिए लड़ाई करने का वक्त आ गया है। इस बार जो दुश्मन वो फेस कर रहा था वो आसानी से डील होने वाला नहीं था। खुशकिस्मती से उसने अपना असली ट्रम्प कार्ड कभी नहीं दिखाया था। जैंगी केज के बीच में खड़ा था, उसके हाथ एक गेंद जैसे बंद हो गए थे और अचानक उसके हाथों के बीच एक काली बिजली का तूफान घूमता हुआ दिखाई देने लगा। बिजली थोड़ी थोड़ी करके मोटी हो रही थी और उस अजीब और ट्विस्टेड पावर से ऐसा लग रहा था जैसे एक छोटी सी काली सांप उसके हाथों के बीच तैर रहा हो। वो डार्क ताकत देखकर बैली चंकिंग और बाकी लोग अपनी आंखें चौड़ी करके 1-2 कदम पीछे हट गए। बस लियांग यू, फ्लावर और यांग शिनशिन ही थे जो जानते थे कि ये ताकत क्या थी। कुछ लोग जैंगी को प्रोटेक्ट करते हुए उसके आसपास खड़े हो गए ताकि कोई उसे डिस्टर्ब ना करे। वो काली और अनस्टेबल सब्सटेंस और ज्यादा गहरा हो रही थी। धीरे धीरे एक बड़ा काला गोला बन गया जैंगी के हाथों के बीच। फिर जैसे ही जैंगी ने अपने हाथ हिलाए वो धीरे धीरे कंप्रेस होता गया और एक ब्लैक वॉइड बॉल बन गया जो
बस वॉलीबॉल के साइज का था। सब लोग मेरे से दूर हो जा, जैंगी गुस्सा करते हुए बोला। तेंगु स्क्वाड के सारे लोग जल्दी से उससे दूर हो गए। जैंगी ने वॉइड बॉल को ऊपर उछाल दिया, फिर उसने अपनी 20 टाइम्स एक्सीलरेशन एबिलिटी को इंस्टेंटली एक्टिवेट किया। उसका पूरा शरीर 3 मीटर से ज़्यादा उछल गया। फिर उसने अपने दाएं हाथ से उस वॉइड बॉल को जोर से फेंक दिया। वो काला वॉइड बॉल तुरंत स्पेस को कट करते हुए इनविजिबल केज के बीच से निकल गया और सीधा कैन्यूट के डायरेक्शन में जाने लगा। उसके साथ ही कैन्यूट, जो अपनी ट्रूप्स को डिप्लॉय कर रहा था, उसके दिल में एक वार्निंग का सिग्नल आया। उसने अपनी इंस्टिंक्ट का यूज़ किया, जैसे कोई जानवर अपने खतरा महसूस कर रहा हो, लेकिन वो जैंगी से सिर्फ 1000 मीटर की दूरी पर था। जैंगी की ताकत को गलत समझने की वजह से उसने डॉज करने का फैसला नहीं किया, बल्कि वो डायरेक्टली उस अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा था। उसका बड़ा शार्क जैसा शरीर एक तेज और कांपने वाली चीख के साथ उस अटैक को रोकने के लिए अपना पूरा शरीर लगा रहा था। इसका मतलब था कि उसके पीछे ड्रॉइंग अ प्रिजन का कास्टर मौजूद था। जैंगी ने कैन्यूट को एक भयंकर नज़र से देखा, जैसे वो अपने वॉइड स्पेयर को आसमान में रेस करते हुए देख रहा हो, और कहा, मर जाओ। अगले ही पल में पूरी स्पेस एक काले स्पेयर से घिर गई जो जमीन से उठी थी। ये एक बड़ा ऑर्ब था जिसका रेडियस कुछ 100 मीटर था और जो दहशतनाक डिस्ट्रक्शन की ताकत से भरा हुआ था। एक धीमी और दर्द भरी चीख उस वॉइड ऑर्ब के बीच से निकलकर सुनाई देने लगी। कैन्यूट का बड़ा शरीर ऊपर की तरफ दौड़ा, वॉइड ऑर्ब की एबिलिटी को रोकने की कोशिश कर रहा था, और फिर वो अपने धीरे धीरे जमीन पर गिर गया। कैन्यूट का बॉडी उस वॉइड ऑर्ब एबिलिटी को ब्लॉक करने की पूरी कोशिश कर रहा था। इस वक्त वो खून में लटपट हो चुका था। उसका बॉडी इतना खतरनाक दिख रहा था। उसके बॉडी पे भयंकर और डरावने स्कार्स दिख रहे थे। जो स्केल आर्मर, जो एलॉय जैसा था, वो उल्टा हो गया और खून से लाल हो गया, जैसे किसी ने उसे हजारों मैचेस से काट दिए हो और वो खुद के घावों से भर गया हो। कैन्यूट ने कभी नहीं सोचा था कि अपनी एनिमल टाइप एबिलिटी ब्लू शार्क और अपनी पावरफुल डिफेंस के साथ वो इतना गहरा चोट खाएगा। जैंगी के मूव से वो फीनिक्स रेन, जो दूर था, उसकी तरफ बेदर्दी से चीखा, तूने मुझसे झूठ बोला। उसकी स्ट्रेंथ बिल्कुल वैसी नहीं है जैसे तूने कहा था। उसके मूव की पावर ने फीनिक्स रेन और दूसरे लोगों के चेहरे का रंग उड़ा दिया जो छोटी सी हिल पे खड़े थे। इस अटैक के बाद जहां कैन्यूट खड़ा था, वहां से सब कुछ चुपके से मिटा दिया गया। बस कैन्यूट जिंदा था। उसके पीछे जो हंड्रेड्स ऑफ पायरेट्स थे, इंक्लूडिंग केज कास्टर जो एबिलिटी यूजर था, वो सब के सब राख में बदल गए। ये सीन देख के सब हैरान हो गए। स्काई ड्रैगन पायरेट्स के 1000 में से बस 300 या 400 लोग बचे थे। कैन्यूट ने जैंगी के वॉइड स्ट्राइक को डायरेक्टली ब्लॉक किया, जिसकी वजह से वो सीरियसली इंजर्ड हो गया और बाकी के मिनियंस इतने डरे हुए थे कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करे। तेंगु स्क्वाड के मेंबर्स भी शॉक में थे। उनकी स्ट्रेंथ के हिसाब से वो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि ये अटैक इतना खतरनाक होगा। ट्रू कैप्टन लेवल स्ट्रेंथ, ये ने जैंगी से कहा, और ये एबिलिटी तो किसी भी लेवल के कैप्टन के पास नहीं हो सकती। दैंग शेंगतोंग भी ऐसा कोई अटैक नहीं कर सकता था। वाइड एरिया में AOE अटैक देना ये कोई गलती नहीं हो सकता। ये डेफिनेटली कैप्टन लेवल का था, और कैप्टन लेवल के लिए मिनिमम 9000 सुपरनैचुरल एबिलिटी पॉइंट्स होने चाहिए। फीनिक्स रेन और इक्लिप्स मून के बाकी मेंबर्स भी अपनी आंखों को खोलकर इसे देख रहे थे। उसने हमें गलत इंफॉर्मेशन दी, उन्होंने कहा। ये कोई वाइस कैप्टन लेवल पावर नहीं थी, ये तो सिर्फ 8200 सुपरनैचुरल एबिलिटी पॉइंट की स्ट्रेंथ थी। उस वक्त ब्लिजर्ड सिटी में जू जंग और बाकी लोग भी शॉक में थे। जू जंग का चेहरा पहले शॉक से फिर एक मुस्कान में बदल गया। वो अपनी चेयर पे बैठ गया, अपने हाथ टेबल पर रख दिए और बोला, मुझे लगा था कि उसने अपनी स्ट्रेंथ को अच्छे से छुपाया है, पर अब मुझे समझ आता है कि उसने कभी अपनी असली स्ट्रेंथ हमारे सामने दिखाई ही नहीं। पहले लोग चिंता कर रहे थे कि जैंगी को
स्काई ड्रैगन पायरेट्स और इक्लिप्स मून मिलके अटैक से मार दिया जाएगा। पर अब कॉम्बैट कमांड सेंटर में जू जंग और बाकी लोग समझ गए कि सिचुएशन जैंगी और बाकी लोग डेफिनेटली होल्ड आउट कर लेंगे जब तक सामसारा स्क्वाड सपोर्ट के लिए नहीं आ जाता। जू जंग को जैंगी से कांटेक्ट नहीं हो रहा था, इसीलिए उसने फिर गाओ चेंगकोंग को कांटेक्ट किया और कहा, हेवनली सी सिटी जल्दी पहुंचो सपोर्ट के लिए। वहां जैंगी और बाकी लोगों का क्या सीन है? गाओ चेंगकोंग का टोन टेंस था। जू जंग ने एक मिस्टीरियस मुस्कान दी और बोला, ज्यादा टेंशन मत लो, अगर तुम टाइम पे पहुंच गए ना तो हम डेफिनेटली जीतेंगे। जैंगी हमने सोचा था उससे काफी ज्यादा स्ट्रांग है। गाओ चेंगकोंग थोड़ा सरप्राइज्ड हुआ और फिर हंसने लगा। बैली ने कहा था वो एक गरीब किसान की तरह है जो हमेशा अच्छे साल में अपना खाना छुपा के रखता है ताकि काले साल के लिए काम आए। इस बार उसने सच में बड़ा फिश पकड़ा है। जो लोग उसे कम समझ रहे थे और जानबूझ के उसके लिए ट्रैप सेट कर रहे थे वो अब फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे। शायद सिर्फ बैली चंकिंग और ब्लैक रोब स्क्वाड के मेंबर्स समझ पाए थे कि जो अब तक चल रहा था। वो लोग जो कुछ महीने पहले हेवनली सी सिटी में हुई बैटल को याद कर रहे थे वो समझ गए कि जो प्रॉब्लम अब है वो उस टाइम से कुछ भी नहीं है। उस टाइम वो लोग रियल एपिसलॉन क्लास म्यूटेंट के साथ लड़ रहे थे और जैंगी ने उन्हें युआन कोंगिया को हराकर उसका ओरिजिन एब्जॉर्ब करने में मदद की थी। इसीलिए अब चाहे जैंगी की स्ट्रेंथ कितनी भी इंप्रेसिव दिखे वो समझ पा रहे थे। वूडी अचानक शॉक में बोला, बैरियर हट गई। जैंगी ने आराम से जवाब दिया, रियल बैटल तो अब शुरू हुई है। शुरू से स्काई ड्रैगन पायरेट्स को जैंगी ने कभी एक डेंजरस अपोनेंट समझा ही नहीं था। जो लोग जैंगी को प्रेशर दे रहे थे वो हिल टॉप पे खड़े कुछ लोग थे, इक्लिप्स मून, ये श्याओमियाओ और लुइंग हाओ। उनकी आंखों में हॉस्टैलिटी छुपाई नहीं जा रही थी। जब उन्होंने उन्हें देखा तो उन्हें याद आया कि ये वही लोग थे जिन्होंने एक वक्त पे माइटी हेवनली गॉड स्क्वाड को बर्बाद कर दिया था। उनके कैप्टन डैंग शेंगतोन को तो अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करना पड़ा था। ये नफरत उनके दिमाग में घुसी हुई थी और वो कभी नहीं भूलेंगे। जैंगी ने अपना चेहरा उठाया और उन कुछ लोगों को देखा जो स्मॉल हिल पे खड़े थे। फीनिक्स रेन और बाकी लोग भी जैंगी को घूर रहे थे। दोनों तरफ के लोग समझ गए थे कि इस बैटल को खत्म करने का की पॉइंट एक दूसरे को मारना है। बैली चंकिंग तभी जू जंग की वॉइस कम्युनिकेशन डिवाइस पे सुनाई देने लगी। थोड़ा हेजिटेट करने के बाद उसने जैंगी से कहा, कमांडर जू जंग ने कहा कि सामसारा स्क्वाड आधे घंटे के अंदर यहाँ पहुंच जाएगा, बस आधा घंटा और इंतजार करो। जैंगी ने उसे एक ठंडा नजर दिया और कुछ नहीं कहा। वो श्योर नहीं था कि जू जंग पे भरोसा कर सकता है या नहीं, और अगर वो अपना डिसीजन खुद नहीं ले सकता था तो अपने आप पे भरोसा करना ज्यादा बेहतर समझा। फीनिक्स रेन को मैं संभालता हूँ, बाकी लोगों का ध्यान तुम रखो, जैसे पहले डिसाइड किया गया था। जैंगी ने बैली चंकिंग को बोला कि बैटल टैक्टिक्स अरेंज करे। अब जब ड्रॉइंग अ प्रिजन का बैरियर हट चुका था तो दुश्मन और उनके बीच की दूरी काफी कम हो गई थी और अगला बैटल जरूर भयंकर होगा। ऐसे वक्त में हर किसी को अपने एबिलिटीज पे भरोसा करना पड़ता है। बैली चंकिंग को कॉम्बैट पावर एलोकेट करना था और उसे बस इतना करना था कि दुश्मन के जनरल को आधा घंटा रोक सके। जैंगी ने सोचा कि एक बार जू जंग पे भरोसा करने का ट्राई करेगा, लेकिन अपना पूरा भरोसा उस पर नहीं डालेगा। बैली चंकिंग ने ऑर्डर्स लिए और तुरंत तेंगू स्क्वाड के मेंबर्स को टास्क असाइन करने लगा। जैंगी ने अपने आसपास के लोगों को ऑर्डर्स दिए, लियांग्यू, तुम्हें इक्लिप्स मून के मेन फोर्सेस में से एक को रोकना होगा। फ्लावर, तुम्हें शिनशिन की रक्षा करनी है। स्पीड के मामले में यहाँ कोई भी म्यूटेंट तुम्हें पकड़ नहीं सकता। अगर जरूरत हो तो बस भाग जाना और अपनी जान बचाना। शिनशिन ने अपने हाथ टाइटली क्लेंच किया। लियांग्यू ने अपने पैरों को जोरदार ग्रिप में लिया और सोचा कि टॉप लेवल मार्शल आर्टिस्ट के बीच क्या कोई ऐसा कनेक्शन होता है जो उन्हें ऐसे सिचुएशन में आगे बढ़ने की ताकत देता है। नोबुनागा जो हिल टॉप पे खड़ा था, उसने दूसरी तरफ से उसे देखा। उसकी आंखों में खौफनाक जज्बात थे और उनका मर्डरस इंटेंट हवा में काफी टेंशन बना रहा था।
मुझे अपना अपोनेंट मिल गया, लियांग यू ने कहा। फ्लावर ने अपनी ग्रोथ कंप्लीट कर ली थी और अपने घने बाल के अंदर शिनशिन को छुपा लिया था। बस उसका शरीर और गर्दन दिखाई दे रहा था। उसका बाल जो स्टील से भी ज्यादा मजबूत था और तेज था, बेस्ट प्रोटेक्शन बन गया था। जब जैंगी अपने ट्रूप्स को मोबिलाइज कर रहा था, तब फीनिक्स रैन भी अपना काम में बिजी था। जैंगी की अचानक निकलती हुई भयंकर ताकत ने फीनिक्स रैन को ये महसूस करवाया कि सिचुएशन अब कंट्रोल से बाहर हो गई है। जब से उसने अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाना शुरू की थी, तब से ऐसे अनप्रिडिक्टेबल बैटल सिचुएशन का सामना उसने कभी नहीं किया था। मायोमी ताकेउची के फॉर्च्यून टेलिंग की वजह से अगर वो कभी ऐसे अपोनेंट का सामना करता जिसे वो हैंडल नहीं कर पाता, तो वो पहले से ही डेंजर को फील कर लेता और जल्दी से भाग भी जाता। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि समुद्र की दूसरी तरफ वो अपनी ही नेमेसिस का सामना करेगा। जब कोई इंसान अपने किसी बैटल में लंबे समय तक काम करता है और अचानक उस कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ता है, तो वो बहुत अनकंफर्टेबल फील करता है। जैसे कोई आदमी जो इंटरनेट का आदी हो और सडनली एक माउंटेन विलेज में पहुंच जाता है जहां इंटरनेट नहीं है, तो वो ये समझ नहीं पाता कि क्या करे। ये वही फीलिंग थी जो फीनिक्स रैन को जैंगी के सामने आने पर हुई थी, और इस फीलिंग ने उसे जैंगी को मार देने की बहुत ताकतवर इच्छा दी थी। उसने चश्मिश से कहा कि तुम और मैं मिल के पहले दूसरे टीम के कैप्टन को मारेंगे। चश्मिश ने अपनी गोल्ड रिम्ड ग्लासेस को थोड़ा एडजस्ट किया और रेयर मूव में फीनिक्स रैन के आइडिया से एग्री किया, क्योंकि वो जानता था कि फीनिक्स रैन एक ऐसा आदमी है जो खुद को कभी भी डेंजर में नहीं समझता। अगर वो किसी से मदद मांग रहा है, तो इसका मतलब है कि उसका अपोनेंट सच में उसे इनसिक्योर फील करवा रहा है। बाकी लोग मेरे साथ रहो, हम इक्लिप्स मून के रोनिन को पहले डील करेंगे। कैन्यूट की ताकत को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। हेडक्वार्टर के एनालिसिस के हिसाब से उसकी स्ट्रेंथ वाइस कैप्टन लेवल की है, लेकिन अपनी एरोगेंस की वजह से उसने जैंगी के वॉइड टेक्निक को रोकने की कोशिश की थी, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि वो सीरियसली इंजर्ड हो गया। इस वजह से स्काई ड्रैगन पायरेट्स का प्रेशर तेंगु स्क्वाड पर सडनली कम हो गया। इसीलिए बैली चंकिंग ने डिसाइड किया कि वो सुपीरियर फोर्सेस को कंसंट्रेट करेगा पहले इक्लिप्स मून को एनाइलेट करने के लिए। जो कुछ लोग भेजे गए थे वो सारे तेंगु स्क्वाड के म्यूटेंट्स थे जो स्ट्रेंथ में थोड़े कमजोर थे, लेकिन फुट सोल्जर्स को काफी सफाई से मारने में माहिर थे। कुछ म्यूटेंट्स ने ऑर्डर मिलते ही तुरंत चार्ज किया, उससे पहले कि स्काई ड्रैगन पायरेट्स के फुट सोल्जर्स अपनी पोजीशन को रिकवर कर पाते। इस दौरान इक्लिप्स मून के साइड पे दागोन वे यानिन अपनी अर्ज को और ज्यादा रोक नहीं पाया। एक किलिंग मेनियाक के रूप में उसका पेशेंस बिल्कुल खत्म हो गया था, खासकर जब उसने जैंगी और बाकी के फॉर्मिडेबल अपोनेंट्स को देखा। उसने फीनिक्स रैन को इग्नोर किया जो उसके पास खड़ा था और अपना शर्ट फाड़ दिया। अपने बड़े तोम्बुकीरी को उठाते हुए वो हिल से नीचे कूद गया। ब्राउन एयर करंट ने उसके लंबे बाल भी उठा लिया। जब वो ट्रांसफॉर्म हुआ तो वो एक भयंकर जानवर की तरह लग रहा था। उसके मुंह में तेज दांत थे और आंखों में खौफनाक चमक थी। वो जैंगी को देखते हुए बोला, हे, क्या तुम यहाँ के सबसे स्ट्रॉन्ग आदमी हो? चलो अच्छा फाइट करते हैं। उसका तोम्बुकीरी सीधा जैंगी के सर की तरफ पॉइंट कर रहा था। दागोन वे यानिन का नाम और चेहरा सबने सुना था। उसने दोनों बैटल्स में अपनी जबरदस्त ताकत दिखाई थी। ये एक बहुत फॉर्मिडेबल अपोनेंट था। रिवरसाउथ डोमेन के रिसर्च डिपार्टमेंट के एनालिसिस के मुताबिक उसकी सुपरनैचुरल एबिलिटी इंडेक्स 7200 पॉइंट्स थी। ऐसे अपोनेंट का सामना करते हुए बैली चंकिंग ने पहले ही कदम उठाया और अपने आप को सामने लाया, जैंगी को कुछ कहने का मौका दिए बिना। हे रोनिन, क्या तुम और मैं लड़ेंगे? बैली चंकिंग ने ठंडे शब्दों में कहा। दागोन वे यानिन की नजर उस पर आई। मास्टर्स के बीच एक दूसरे की ताकत को सिर्फ उनके ऑरा से महसूस किया जाता है। जैंगी और बैली चंकिंग के बॉडी में ही दागोन वे यानिन ने एक स्पेशल फ्लेवर महसूस किया, एक ऐसा फ्लेवर जो उसके अपने जैसे म्यूटेंट के अंदर होता है, जो ताकत के एक्सट्रीम को परस्यू करते हैं। दागोन वे यानिन ने अपने मुंह के कोने पे मुस्कान लाई और सीधा जवाब नहीं दिया, बस एक हरिकेन की तरह चार्ज किया।
उसने अपना तोम्बो किरी को एक हाथ में उठाया और तेज गुस्से से नीचे की तरफ मार दिया। ये सब इतना तेज हुआ कि कोई भी नहीं देख पाया कि वो कितना फास्ट था, और कोई भी नहीं देख पाया जब बैली चैंकिंग ने हेलर को उठाया। सब जो सुना गया वो मेटल का क्लैश था, जो इतना लाउड था कि लोगों के कान में दर्द हो गया। दोनों के पैरों के नीचे जो सॉलिड ग्राउंड था वो ऑलरेडी बॉम्ब्ड हो चुका था। अब वो पूरा जमीन 50 मीटर तक सिंक हो गया और एक ह्यूज पिट बन गई थी उनके इम्पैक्ट के वजह से। बैली चैंकिंग ने दागोन वेयानिन के एक जोरदार अटैक को रोक लिया था।